मुकाबला त्रिकोणीय इसलिए नहीं है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं या जनसुराज की ताकत कितनी है। त्रिकोणीय इसलिए है कि 30-35 साल से यहाँ जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रही थी, लोग ये मानकर चल रहे थे कि भाई मेरा वोटर मुझे छोड़कर जाएगा कहाँ। कितना भी मैं जो भाजपा का वोटर है, नीतीश भाजपा का वोटर है, उनके इन दलों के नेता कहते हैं भाई कितना भी जनता नाराज हो जाए लालू को तो वोट दे नहीं सकती। उसी तरह लालू जी कहते हैं भाई मुसलमान कितना भी नाराज हो जाए वो तो हमको छोड़कर भाजपा को दे नहीं सकता है। तो जैसे ही एक तीसरा विकल्प लोगों के पास आया जनसुराज के तौर पर, तो आपको वो ताकत दिख रही है। हाय, मेरा नाम असगर है और आप देख रहे हैं आउटलुक इंडिया मैगजीन। देश में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है और इस चुनावी माहौल की कड़ी में मैं इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूं। इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है और इससे दिलचस्प बनाने वाले प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनस्वराज है। अमूमन ये माना जा रहा था कि इंडिया और एनडीए अलायंस के बीच बिहार विधानसभा चुनाव का मुकाबला होगा, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी की एंट्री के बाद ये त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, ऐसा दावा प्रशांत किशोर का है। और प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, आप दूसरे दलों के लिए रणनीति बनाते थे, आप खुद अपनी पार्टी लेकर के आ गए और अपने दल की रणनीति बना रहे हैं। ये ख्याल क्यों आया और कब आया? नहीं, काम तो मैं वही कर रहा हूं जो पहले करता था। जैसा कि आपने कहा कि जो काम मैं पहले करता था वो उसमें मैं विभिन्न अलग अलग राजनीतिक दलों को, नेताओं को सलाह देता था, उनकी पार्टियों को कैसे चुनाव के लिए बेहतर तरीके से मैदान में उतरना है उसमें मदद करता था। तो काम मैं वही कर रहा हूँ, फर्क बस इतना है कि पहले मैं किसी दल और नेता को सुझाव देता था, अब बिहार की जनता को सुझाव दे रहा हूँ। और दूसरा फर्क ये है कि पहले एस्टेब्लिश्ड किसी दल की मदद करते थे, इस बार मैंने बिहार के लोगों को समझाया, उनको साथ में लाकर एक दल का निर्माण करवाया है जिसका नाम है जनसुराज, और उस दल के लिए हम लोग वही काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। आपकी चुनावी रैली सभाएं देख कर करके लग रहा है कि भीड़ भाड़ ठीक ठाक जुट रही है, तो किस तरह की तैयारी चल रही है आप? नहीं, अभी तो कोई ऐसा चुनाव में तैयारी, काफी देर है, चुनाव में काफी समय है, जैसा आपने ठीक कहा। अभी तो हम लोग, चूंकि ये लंबे समय पार्टी बनने के बाद से हम लोग नीचे अभी जब नहीं गए हैं, पब्लिक से मिलना मिलाना उतना नहीं हुआ है, तो एक शुरुआत हो रही है। अभी हम लोग 20 अप्रैल से एक बड़ा पब्लिक कैंपेन, पब्लिक आउटरीच कैंपेन शुरू करेंगे। तब आपको दिखेगा या हम लोग को भी पता चलेगा कि पब्लिक का रिस्पांस किस तरह का है। एक बात तो क्लियर है, बिहार में बहुतायत जनता जो है, एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हैज डिसाइडेड टू गो फॉर चेंज। चाहे वो वोटर आरजेडी का हो, भाजपा का हो या जदयू का हो, उनको परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव की बयार पूरे बिहार में है। अब ये अलग बात है कि वो बदलाव का फायदा किसको मिलता है, जनता भरोसा किस पर करती है। बदलाव चाहिए, इस पर तो आप भी पत्रकार हैं, आप घूमे होंगे, जिससे भी आप बात करेंगे लोग ये तो कह रहे हैं कि भाई बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव हो उसके बाद जनता भरोसा किस पर करे, उसकी लड़ाई है। जो भीड़ दिख रही है, उस भीड़ को देख करके क्या ये समझ बन पाए कि ये भीड़ काफी है त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए? जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि इस बार का बिहार चुनाव जो होगा वो त्रिकोणीय होगा, इंडिया और एनडीए अलायंस के बीच ही लड़ाई नहीं है, बल्कि आपकी पार्टी भी उतनी ही पावरफुल ताकत से जा रही है जितनी, नहीं, तो मतलब चुनाव तो ऑलरेडी त्रिकोणीय हो गया है। त्रिकोण में इतनी बड़ी ताकत प्रशांत नंबर 1 में कौन आएगा, इसकी लड़ाई में बार बार आपको बात कर रहा हूँ। ताकत प्रशांत किशोर की नहीं है, ताकत इस बात की है कि पिछले 30-35 सालों से बिहार की जनता ये एनडीए और राजद के बीच में, नीतीश लालू और भाजपा के बीच में फंसी हुई है। लोग यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नीतीश जी को पसंद करते हैं या मोदी जी को पसंद करते हैं या लालू जी के वोटर हैं। यहाँ लोग, एक बहुत बड़ा चंक है जो कि सिर्फ इसलिए वोट करता है क्योंकि वो किसी दूसरे को वोट नहीं कर सकता है। मतलब एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नीतीश मोदी को इसलिए, भाजपा को इसलिए वोट कर रहा है क्योंकि वो लालू जी से डरता है, लालू जी को वोट नहीं कर सकता है। उसी तरीके से मुसलमानों के तौर पर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है बिहार में जो लालू जी को पसंद करे ना करे, वो वोट उन्हें इसलिए करता है क्योंकि वो भाजपा को वोट नहीं कर सकता है। तो ये जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जहां भाजपा के डर से लोग लालू को और लालू के डर से भाजपा को वोट करते हैं,
जन स्वराज के आने से वो खत्म हो गया। इसलिए मुकाबला त्रिकोणीय है। मुकाबला त्रिकोणीय इसलिए नहीं है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं या जन स्वराज की ताकत कितनी है। त्रिकोणीय इसलिए है कि 30-35 साल से यहाँ जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रही थी, लोग ये मानकर चल रहे थे कि भाई मेरा वोटर मुझे छोड़कर जाएगा कहाँ। कितना भी मैं जो भाजपा का वोटर है, नीतीश भाजपा का वोटर है, उनके इन दलों के नेता कहते हैं भाई कितना भी जनता नाराज हो जाए लालू को तो वोट दे नहीं सकती। उसी तरह लालू जी कहते हैं भाई मुसलमान कितना भी नाराज हो जाए वो तो हमको छोड़कर भाजपा को दे नहीं सकता है। तो जैसे ही एक तीसरा विकल्प लोगों के पास आया जन स्वराज के तौर पर, तो आपको वो ताकत दिख रही है। आप बार बार अकेले सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। अगर हम 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बिहार में जो सत्ता रही है वो हमेशा सहयोगियों की रही है, मतलब अलायंस की रही है, गठबंधन की रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर 30 साल का अगर देखें हम नीतीश के बाद, ऐसा नहीं है। पहले तो आप अपने आंकड़ों को ठीक कर लें। 1985 में यहाँ पर बहुमत की सरकार कांग्रेस की थी। उसके बाद लालू जी को एक बार यहाँ बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला है 1995 में, और करीब करीब बहुमत की सरकार नीतीश कुमार को भी 117 सीट जीतकर नीतीश जी आए थे 2010 में। तो 3 ऐसे चुनाव हुए हैं जहां बिल्कुल बहुमत एक तरफा एक पार्टी की को बहुमत मिला है। नहीं, लेकिन हम अगर देखें नीतीश कुमार जब पहली बार आए तो उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी। नहीं, नीतीश कुमार किस तरीके से आए, उन्होंने क्या किया, वो हमारा बेंचमार्क नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा सवाल ये है कि अगर 30 साल को हम देखते हैं तो सहयोगी रहे, एनडीए रहे, नहीं, 30 साल में 15 साल सिंगल पार्टी सरकार रही है। यही तो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, 30 साल में 15 साल सिंगल पार्टी रूलिंग की सरकार रही है और 15 साल गठबंधन की सरकार रही है। इसी पे सवाल है मेरा कि आपकी नई नवेली पार्टी किस आधार पे ये दावा कर रही है? आखिर उसका वोट बैंक है क्या कि वो कह रही है कि हम अकेले सत्ता में आएंगे? मैं फिर वही बता रहा हूं कि वोट बैंक जन स्वराज के लिए वो बिहार की जनता है जो अब यहाँ के जाति और धर्म और धार्मिक उन्माद और लालू और नीतीश के राजनीति से ऊब चुके हैं। जन स्वराज का वोट बैंक वो है जो अपने आने वाले पीढ़ी को बिहारी होने के नाम पर अपमानित फील नहीं कराना चाहता है। जन स्वराज का वोट बैंक वो है जो लोग चाहते हैं कि बिहार में भी शिक्षा हो, रोजगार हो, बिहार के बच्चे भी बाहर पलायन न करें, बिहार में भी अन्य राज्यों की तरफ तरक्की हो। ये जन स्वराज का वोट है। अगर उसको दूसरे शब्दों में कहें तो जो बिहार का एस्पिरेशनल क्लास है, युवा है, जो बिहार को भी दूसरे राज्यों के समकक्ष खड़ा होते देखना चाहता है, वो जन स्वराज का वोट बैंक है। तो क्या वो इतना बड़ा तबका है कि वो बहुत बड़ा तबका है। वो बहुत बड़ा तबका है क्योंकि माइग्रेशन ने बिहार का चाहे जितना नुकसान किया हो, एक चीज किया है कि उसने एक बहुत बड़े वर्ग के अंदर एक दबी हुई ही सही लेकिन एस्पिरेशन को पैदा किया है। जब यहाँ से 50 लाख लोग बॉम्बे में, तमिलनाडु में, दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो राज्य कितना आगे बढ़ गया और हम लोग का राज्य कितना पीछे छूट गया। तो जन स्वराज की ताकत सबसे बड़ी वो लोग, वही लोग हैं, वही हमारा वोट बैंक है। पहला वोट बैंक वही है जो बाहर यहां से गए, उन्होंने देखा कि दूसरे राज्यों में कितनी तरक्की हो गई, दूसरे राज्य कितने आगे हो गए और हम लोग कहां छूट गए। दूसरा जो जन स्वराज का वोट बैंक है वो है यहाँ की महिलाएं, जो कि इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा सफर कर रही हैं। क्योंकि आप जरा सामान्य परिवारों में देखिए, किसी का पति अगर बाहर चला जाए 6 महीने, साल भर के लिए, तो ऐसा लगता है कि भाई कैसे उसकी जिंदगी चल रही है। बिहार के सामान्य परिवारों की हालत यह है कि उनके बच्चे, उनके पति सालों भर मजदूरी करने के लिए, नौकरी के लिए बाहर रहते हैं। कभी छठ में या कोई परिवार में कोई त्योहार फंक्शन हुआ तो लोग वापस आए, वरना जब तक उनकी जवानी है, जब तक शरीर में उनकी ताकत है, तब तक वो बाहर रहते हैं। जब वो आदमी का शरीर थक जाता है, वो बूढ़ा होता है, तो वो घर आता है और घर में जो भी जवान बच्चा है, 16 साल 18 साल का लड़का, वो मजदूरी करने जाता है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि उन महिलाओं की जिंदगी कैसे बीत रही है। तो बिहार की में जन स्वराज की सबसे बड़ी ताकत वो महिलाएं हैं, क्योंकि जन स्वराज ये कह रहा है कि और कुछ हो या ना हो, साल भर के अंदर पलायन को बिल्कुल रोक दिया जाएगा और किसी को भी 8,000 10,000 रुपए की मजदूरी के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप अभी मुस्लिम की बात कर रहे थे, आप अपनी चुनावी सभाओं में भी मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि हम 40 मुसलमानों को, ऐसी सीटें हैं जहां से 40 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाएंगे। आपके बारे में ये कहा जा रहा है, जब मुस्लिम इश्यूज पे आप बात कर रहे हैं, खास करके चुनाव को लेकर के, तो कहा यह जा रहा है कि आपका जो पूरा कैंपेनिंग है मुसलमानों को लेकर के, वो रामविलास पासवान, अतीत में रामविलास पासवान को याद कराता है, जब 2005 में वो भी कह रहे थे कि मुस्लिम सीएम बनाएंगे, लेकिन वो
सीएम तो नहीं बना पाया मुस्लिम और ना ही अपने सत्ता में आए, लेकिन राजद को उन्होंने दूर कर दिया सत्ता से। नहीं आपके देखिए, भाषण मैं में कहा जा रहा है आपको कि राजद पहले से ही दूर है और दूर हो देखिए, जाएगी। पहली बात समझिए कि हम लोग 40 सीट मुसलमानों को देने की बात सिर्फ नहीं कह रहे हैं। हम लोगों ने ये भी कहा कि हम 70 जन स्वराज में 70 सीट अति पिछड़ों को मिलेगा। हम लोगों ने ये भी कहा कि हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ेगी। जन स्वराज के संविधान में इस विचारधारा में ये लिखा के आधार पर ये लिखा हुआ है कि जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी है, उस समाज से उतने काबिल लोगों को निकालकर अवसर दिया जाएगा। और ये बात सवर्णों के लिए भी उतना ही सही है जितना अति पिछड़ों के लिए। ये स्टेटमेंट महिलाओं के लिए भी उतना ही सही है जितना पुरुषों के लिए। ये स्टेटमेंट मुसलमानों के लिए भी उतना ही सही है जितना हिंदुओं के लिए। तो मुसलमानों की जो आबादी है बिहार में, उसके हिसाब से उनको करीब करीब 40 सीट मिलना चाहिए, तो अपने आप मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मुसलमानों को मिलेगा और अति पिछड़ों को नहीं मिलेगा, वो स्टेटमेंट सबके लिए है। दूसरी बात जो आपने कही कि मुसलमानों से राजद को नुकसान होगा, पहली बात तो राजद सत्ता में है नहीं। 30-35 साल में राजद अभी अपने दम पर, तो 1995 में चुनाव जीते, तो उसके बाद चुनाव जीते नहीं है। राजद करता क्या है आप समझिए, जहां जहां पर भी मुस्लिमों की बहुतायत संख्या है, वहां पर वो मुस्लिम्स को नहीं लड़ाते हैं, वहां पर वो अपने स्वजातीय लोगों को लड़ाते हैं और मुसलमानों का वोट ट्रांसफर वहां होता है। उसकी वजह से उनके लोग जीत कर आते हैं। जो MY कॉम्बिनेशन है, उसकी सीटों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि जहां जहां पर भी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वहां पर Y समाज के लोग चुनाव ज्यादा लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां मुसलमान लड़ता है। तो ये जो बात है, उसकी वजह से उनको घबराहट है। उनको घबराहट मुसलमान, क्योंकि जनसुराज ने एक और बात कह दी कि अगर राजद सही में भाजपा से लड़ना चाह रही है और मुसलमानों को भागीदारी देना चाहती है, तो जनसुराज ने एक तरफा ऐलान किया है कि जहां पर भी उनके मुस्लिम विधायक हैं, हम लोग वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, आप लड़ा लो, मुस्लिम जिता दो। हम तो ये कह रहे हैं भाई, अगर आपको ये लग रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट न बटे, इसके लिए जनसुराज इस बात पर तैयार है कि जहां पर भी मुस्लिम विधायक राजद के हैं, वहां हम लोग मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देंगे। चलिए आइए इस पर। तो उनको ये नहीं करना है, उनको तो ये करना है कि जहां पर मुसलमानों का एकमुश्त वोट है, उसको वो ट्रांसफर कराकर अपने लोगों को जिता ले। आप देखिए कि खुद लालू जी के लड़के कहां से चुनाव लड़ते हैं, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम हो वो सीट ये लोग खोज के लड़ते हैं। ये मुसलमानों की बात क्या करेंगे? आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, नहीं, आप बताइए कि राजद ने पिछले 30-35 साल में मुसलमानों को भागीदारी दी है, कि विकास दिया है, कि भाजपा को हराया है उन्होंने? ना वो मुसलमानों का उन्होंने विकास किया, ना मुसलमानों को उन्होंने भागीदारी दी, ना वो भाजपा को हरा पाए। तो अगर आज मुसलमान अपने लिए कोई दूसरा विकल्प, बेहतर विकल्प खोज रहा है, तो इसमें इनकी क्या घबराहट? घबराहट ये है कि जो लालटेन को लेकर वो लोग चलते हैं, लालटेन का किरासन तेल है मुसलमान, जलता वो है, रोशनी होती है लालू जी के घर पर। उनको मालूम है कि अगर ये किरासन तेल निकल जाए तो लालटेन के जलते रहने का कोई औचित्य नहीं है। और इसी घबराहट में वो ये बात बोल रहे हैं, मुसलमानों को डराने का एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि अरे भाई, आप जनसुराज को वोट दोगे तो मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जहां पर 80,000 मुसलमान हैं, वहां पर मुसलमानों को भागीदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ये बता दें हमको राजद वाले। वहां पर कोई ब्राह्मण, कोई कुशवाहा या कोई यादव समाज का आदमी क्यों विधायक होना चाहिए, क्यों लड़ना चाहिए? मुसलमान अगर कोई काबिल व्यक्ति है, 80,000 90,000 मुसलमानों की किसी विधानसभा क्षेत्र में आबादी है, तो उसको वहां पर भागीदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ये बता दीजिए आप मुझे। आप इतना मुसलमानों की बात कर रहे हैं और इसको लेकर के आप जिस तरह के राजद के भय की बात बता रहे हैं, आप महिलाओं की भी बात कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार, मुझे खुशी है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं दूसरों की भी बात कर रहा हूं। मैं 80% बात दूसरों की ही कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी सरकार बनी तो क्या कोई मुस्लिम या महिला मुख्यमंत्री होंगी? नहीं, मैं इस तरह का दावा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग ये दावा जरूर करते हैं कि जनसुराज दल में, इसके पदाधिकारियों के चयन में, इसके टिकटों के बंटवारे में, और जब सरकार बनी तो सरकार की भागीदारी में जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी है उसको वो भागीदारी मिलेगी। और इसके लिए हम लोगों ने बाकायदा पूरा इसका रोड मैप जारी किया है। सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग,
अति पिछड़ा समाज, दलित समाज और मुस्लिम समाज, ये 5 वर्ग मोटे तौर पर है। इन पांचों को बराबर उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी मिलेगी और इसमें ओबीसी यादव समाज के लोग भी शामिल हैं। मैं आपको बताऊं, लोग ऐसा लगता है कि यादव तो यहां पर आरजेडी के साथ हैं। कई लोग मुझे भी आकर बताते हैं, भाई इस समाज के लोग तो आपको वोट नहीं देंगे, जनसुराज को वोट नहीं देंगे। ट्रेडिशनल सोच तो यही है। लेकिन अगर आज आप जनसुराज का पार्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके कोर कमेटी में जो 151 लोगों की कोर कमेटी है जो पार्टी चलाती है, उसमें सबसे ज्यादा अगर एक जाति के लोग हैं तो वो यादव समाज के लोग हैं। पार्टी के जितने जिला अध्यक्ष हैं पूरे बिहार में, उसमें एक जाति जिसके सबसे ज्यादा जिला अध्यक्ष है वो यादव समाज के लोग हैं। और जब टिकट बटेगा तो भी आप देखेंगे कि अगर यादवों की संख्या यहां पर 16% है तो कम से कम 32-33 सीट यादव समाज के साथियों को मिलेगा ही मिलेगा। हम लोग वोट के आधार पर इन चीजों का बंटवारा नहीं करते हैं। वोट तो किसी भी पार्टी को 100% तो मिलेगा नहीं, इसलिए पार्टी में जगह उन्हीं को मिले जिस समाज के लोग वोट देंगे, या पार्टी से मनोनयन उन्हीं का हो जिस समाज का वोट की गारंटी हो। ऐसी बात नहीं है। जिस समाज की जितनी संख्या है उस समाज के काबिल लोगों को भागीदारी जनसुराज में मिलेगी ही मिलेगी। वो समाज वोट दे या ना दे वो हमारा विषय नहीं। आप की सभा में जब हम घूम रहे थे तो वहाँ महिलाओं की काफी भीड़ देखी और आप मुस्लिम और महिलाओं की ज्यादा बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, महिला आधी आबादी है देश की और हर राज्य की। मेरा ये कहना है कि एक तरफ आप कहते हैं कि महिलाओं को 40% हम विधानसभा में टिकट देंगे, 40 सीट, 40% नहीं। अच्छा, ये क्योंकि इतना आसान नहीं है। सिर्फ हम लोग के लिए सिर्फ ये स्लोगनेरिंग नहीं है, महिलाओं को इतना % भागीदारी देंगे। मैंने ये कहा कि कम से कम हर लोकसभा क्षेत्र से एक काबिल महिला तो हम लोग ढूंढ कर निकालें, जो कार्यकर्ता ना हो, जो सिर्फ कुर्सी न ढोए, जो सिर्फ भीड़ न जुटाए, जिसको नेत्री बनाया जाए। मेरा सवाल है कि आप 40 महिलाओं को भी टिकट देंगे, एक तरफ आप महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो घंटों में जो है शराबबंदी हटा देंगे। जी, मेरा सवाल ये है कि आपकी सभा में कुछ महिलाओं से मैं बात कर रहा था कि शराबबंदी कैसा है, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है। हमने बोला कि अगर वो शराबबंदी हट जाए और आराम से शराब बिकने लगे तो वो क्या सही रहेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे लिए बहुत दिक्कत होगा। वो लबोलबाब यही था कि वो कह रही थी कि हमारे लिए विनाश जैसा हो जाएगा। देखिए ये कैसा ये आपका सशक्तिकरण है? ये कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है कि शराबबंदी होने से महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। पहली बात बोल रही हैं, सुनिए तो बात। नहीं, लोग तो बहुत चीज बोलते हैं, इसी के लिए तो सामाजिक राजनीतिक प्रयास की जरूरत है ताकि लोगों को शिक्षित किया जाए, जागरूक किया जाए। लोगों की अपनी ही समझ पर अगर आप छोड़ देते तो फिर किसी प्रचार प्रसार की जरूरत क्या है। अब इस बात को आप जांच लीजिए कि बिहार में हम लोग क्या कह रहे हैं। शराबबंदी से बिहार का फायदा है कि नुकसान है? मैं कह रहा हूं कि शराबबंदी से बिहार का पूरा नुकसान है, इंक्लूडिंग वुमेन। शराबबंदी का पहली बात यह समझिए कि शराबबंदी बिहार में लागू है ही नहीं। शराबबंदी के कानून के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं, शराब तो घर घर बिकी रही है। उसी सभा में मैंने पूछा लोगों से कि शराब घर घर बिक रही है कि नहीं बिक रही है? महिलाओं ने कहा बिक रही है। नहीं, बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया, मैं उस सभा में था। आप फिर से उस वीडियो फुटेज को निकाल कर देखिए कि जब मैंने ये पूछा है, हामी भरवा रहे थे आप जी, तो मैं था उस सभा में। बिल्कुल, शराब पर मैंने एक महिला से बात नहीं किया, दर्जनों महिलाओं से बात किया। आप जिससे भी बात कर लें, जितना भी आप प्रेशर बना लें, मैं आपको सीधा बता रहा हूं, वोट मिले न मिले, हाँ आपने कहा शराबबंदी को हटाया जाएगा। इसलिए हटाया जाएगा कि दुनिया में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी से किसी समाज का फायदा हुआ है, दूसरी कानूनी तौर पर। दूसरी बात कि शराबबंदी की वजह से बिहार का 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। तीसरी बात, शराबबंदी कहीं लागू नहीं है, घर घर शराब बिक रहा है। हर गांव में यहाँ सूखा नशा बढ़ रहा है क्योंकि बच्चे सूखे नशे की ओर जा रहे हैं। पांचवी बात, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। छठवीं बात, इस शराबबंदी के कानून से आज 1.25 लाख से ज्यादा लोग जो जेल में बंद हैं वो सब गरीब, पिछड़े, दलित समाज के लोग हैं और उन घरों की महिलाएं दर दर का ठोकर खा रही हैं। और इस पूरे व्यवस्था से लाभ किसको मिल रहा है? भ्रष्ट नेताओं को, अफसरों को, शराब माफिया को। इसलिए इसको हटाया जाएगा। जहां तक आपने बात कही कि महिलाएं इसके पक्ष में हैं कि नहीं है, जरा आप पत्रकार हैं, अगर शराबबंदी से इतना बड़ा फायदा हो रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, तो इतना बढ़िया लड्डू आप लोग बिहार के लोगों को ही काहे खिलाना चाहते हैं? यूपी के लोगों को क्यों नहीं बांट रहे हैं? पूरे देश में क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं? आप यहां भी पत्रकार हैं, जाके भाजपाइयों से मिलिएगा, भाजपा वालों से पूछिएगा कि भाई तुमने इतना बड़ा डिस्कवरी कर लिया कि शराबबंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है,
तो पूरे देश में महिलाओं का सशक्तिकरण क्यों रोक रहे हो? पूरे देश में लागू कर दो, तुम्हारी सरकार है, मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं। ये इतनी बढ़िया नीति आप लोगों ने बिहार के लिए क्यों बचा के रखी है भाई? और पत्रकार भी गजब करते हैं। आपने कभी ये सवाल उत्तर प्रदेश में जाके महिलाओं को पूछा कि बिहार में इतना बढ़िया महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चल रहा है, शराबबंदी का, तो योगी जी आप कब लागू करेंगे यूपी में इसको? ये स्पेशल ट्रीटमेंट आप लोगों ने बिहार के लोगों के लिए क्यों रखा है? मतलब पूरे समाज को मूर्ख बना रखा है यहां पर लोगों ने। मतलब दूसरे जगह फैक्ट्री लगे, दूसरे जगह तरक्की हो, और बिहार के लोगों को 16वीं शताब्दी में लोग ढकेल के रखें ताकि यहां से 8,000 10,000 रुपए में फ्री का मजदूर मिलता रहे आपके फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। मैं सीधी बात कह रहा हूं भाई, अगर गुजरात में तरक्की हो रही है तो बिहार में क्यों नहीं होगी? बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगेगी? बिहार में फैक्ट्री इसलिए नहीं लगेगी कि बिहार में फैक्ट्री लग गई तो गुजरात में 10,000 रुपए में नौकरी करने वाला, मजदूरी करने वाला मिलेगा कहां से? एक सवाल है, आप नीतीश कुमार को लेकर के लगातार इधर बोल रहे हैं, और अगर आपके विपक्ष पर जब आप हमला कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा आपका जो बयान है वो नीतीश कुमार को लेकर के है। तब मुख्यमंत्री वो है तो बयान किस पर देंगे? मेरा सवाल ये है कि सहयोगी दल भी तो है उनके, भाजपा। भाई भाजपाइयों का यहाँ कोई वजूद नहीं। भाजपा जो है तो महाभारत की आपने स्टोरी सुनी होगी, बड़ी पार्टी है, सुनिए। हाँ। भाजपा आपने महाभारत में सुना होगा ना, सामने शिखंडी को खड़ा करके लड़ाई, युद्ध भीष्म पितामह से जब लड़ाई होने लगी तो शिखंडी को खड़ा करके लड़ाई लड़ी गई थी। तो भाजपा वालों ने नीतीश को सामने खड़ा करके और पीछे से लड़ाई लड़ने का अपना नीति किया है। आप ये बताइए, जो भाजपा पूरे देश में दूसरे की पार्टियों को सुन तो लीजिए, पूरे देश के दूसरे पार्टियों को तोड़कर खरीद फरोख्त करके सरकार बनाती है, बिहार में वो 75 विधायकों के होने के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, जरा बताइए। इतने दानी बिहार में क्यों हैं ये लोग? दूसरे जगह सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों को तोड़ते हैं। बिहार में इंडिया मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि सामाजिक समीकरण बनाने के चक्कर में ये बिहार का दुर्भाग्य रहा है। यहाँ पर सांसद जो है, सांसदों की संख्या है वो 10, 20, 15, 25 सांसदों के लालच इतना है कि लोग कहते हैं कोई बिहार में रहे, कोई चलाए, अच्छा हो बुरा हो, हमको सांसदों का सपोर्ट दिल्ली में मिलता रहे। यही काम कांग्रेस ने किया पहले, अब वो भाजपा ही कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने, नहीं ये बात पूरी होने दीजिए, कांग्रेस के लोगों ने मनमोहन सिंह जी को या सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को ये पता नहीं कि लालू यादव ने किस तरह की सरकार चलाई बिहार में, लेकिन उन लोगों ने बिहार के लोगों के, बिहार के युवाओं का भविष्य बेच दिया लालू के हाथ, इसलिए कि लालू यादव कुछ सांसदों के साथ यूपीए की सरकार चलाने में उनकी मदद करे। तो जैसे कांग्रेस ने बिहार के लोगों के भविष्य को लालू के हाथ में बेचा, वही काम आज भाजपा कर रही है। 12-15 सांसदों का साथ मिलता रहे, इसलिए उन्होंने शारीरिक रूप से थके हुए, मानसिक रूप से अस्वस्थ नीतीश कुमार को बिहार में मुख्यमंत्री बना रखा है ताकि 20 सांसदों का साथ उनको मिलता रहे। आपके विरोधियों का यह कहना है कि वो नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं, तेजस्वी पर बोलते हैं, लेकिन जिस तरह का हमला इन दोनों पर बोलते हैं वो भाजपा को सेफ साइड देते हैं, भाजपा पर उस तरह का अटैक नहीं करते हैं। मेरे भाई तो आप ऐसा है कि आप लोग अगर सुनेंगे तब ना, बिहार कम से कम 1000 बार बिहार को चलाया किसने है? लालू और नीतीश ने। मैंने हमेशा कहा है कि बिहार की दुर्दशा के लिए लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही है। इसलिए कि बिहार की जनता ने लालू को सिर्फ एक बार वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया, बाकी 10-12 साल वो बिहार पे कांग्रेस की बैसाखी की वजह से रूल कर पाए। इसी तरीके से नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार वोट दिया 2010 में। बाकी जितनी बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं वो बिहार की जनता ने नहीं बनाया है, उसको भाजपाइयों ने बनाया है। भाई अभी तो उनके 42 विधायक हैं, नीतीश कुमार को बिहार के लोगों ने थोड़ी ना मुख्यमंत्री बना दिया है, तो भाजपाइयों ने समर्थन देके बनाया है, इसलिए वो गुनाहगार हैं। और ये बात मैं रोज कह रहा हूं, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? आप लालू जी का जिक्र कर रहे हैं, मैंने लालू जी की तारीफ करते आपको कई बार सुना जी। तो मतलब अभी आप जो आलोचना कर रहे हैं लालू जी की भी, तो आप तारीफ किस मुद्दे पर करते हैं? तारीफ देखिए, कल मैंने सभा में भी करी होगी। मैं इस पूरे अभियान में मैंने एक चीज रखा है, अपने आप को मैंने एक वादा किया है कि जो बात मुझे सही लगेगी वो मैं बोलूंगा, उसका चाहे राजनीतिक फायदा हो या नुकसान।
10 वर्षों तक जब मैंने अलग-अलग दल और नेताओं के साथ काम किया, हमने ऐसी स्थिति देखी, हमें मालूम है कि ये बात गलत है, फिर भी हम लोग कहते हैं भई बोलो क्योंकि इससे आपको वोट का फ़ायदा है। मैंने जनसुराज में ये तय किया हुआ है कि हमको राजनीतिक लाभ हो या नुकसान, जो बात सही है वो बोलेंगे। मैं लालू जी के लिए खुले मन से कहता हूँ कि लालू जी के राज में जो गरीब है, पिछड़ा है, वंचित है, उसको आवाज़ और सम्मान मिला था, मिला है और इसलिए लालू जी का सम्मान उस बात के लिए होना चाहिए। मैं मन से कहता हूँ, रोज कहता हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहता हूँ कि जिन वर्गों को लालू जी ने आवाज़ दी, जिन वर्गों को लालू जी ने सम्मान दिया, उन वर्गों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की। लालू जी ने बिहार में कभी भूमि सुधार की बात नहीं की। लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज और सम्मान दिया, उनके लिए रोजी रोजगार का जुगाड़ नहीं किया। तो लोगों को आवाज तो दिया, लोगों को सम्मान दिया, लोग आवाज लेकर खड़े हो गए, लेकिन वो आवाज लालू जी के पक्ष में लगाने के लिए खड़े हुए, लालू जी के बच्चों के लिए खड़े हुए, उनके अपने बच्चे तो जहां थे वही रह गए। तो जिस बात के लिए लालू जी का सम्मान होना चाहिए वो सम्मान कर रहे हैं, जिस बात के लिए लालू जी की आलोचना होनी चाहिए वो आलोचना भी कर रहे हैं। तो लालू जी वाला इस तरह का कोई गुण आप तेजस्वी में नहीं पाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं पाते। अच्छा, आप तेजस्वी क्योंकि पहली बात कि मैं तेजस्वी को व्यक्तिगत तौर पे बहुत जानता नहीं हूं, मैंने उनके साथ कोई काम नहीं किया है। जो बात हम लोग बाहर से देखते हैं उसमें तेजस्वी की हमारे लिए क्या पहचान है? तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव जी ने क्या ऐसा काम कर लिया है जिसकी वजह से मैं उसको देखूं, जांचूं, परखूं, समझने का प्रयास करूं? शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा तो कुछ उन्होंने किया नहीं है। भाई लालू जी के लड़के हैं इसलिए राजद के नेता हैं। लेकिन हाल के सर्वे में अभी जो सर्वे हुआ जिसमें आपको 18% लोग जो है मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा तेजस्वी को लोग 40% से ज्यादा तेजस्वी को लोग पसंद कर रहे हैं मेरे मुख्यमंत्री भाई के तौर पर। पूरी दुनिया जो है वो अगर ये सर्वे कौन लोग हैं? पूरी दुनिया सिर्फ सर्वे पर नहीं चलती है। आप एक सर्वे का हवाला दे रहे हैं, वैसे 4 सर्वे का मैं आपको हवाला दे दूंगा जिसमें कि लोगों ने कहा होगा कि प्रशांत किशोर को वो देखना चाहते हैं, तेजस्वी को नहीं देखना चाहते हैं। सर्वे तो ठीक है, वो चलता रहता है, उसकी एक महत्ता भी है, लेकिन सिर्फ सर्वे के आधार पर राजनीति और समाज थोड़ी ना चलता है। एक सवाल ये भी है कि आप इधर 9वीं का जिक्र कर रहे हैं बार-बार कि तेजस्वी जो है वो 9वीं अभी नहीं, पिछले 2.5 साल से कर रहे मैं हैं। ये कह रहा हूँ कि ये आपको नहीं लगता कि ये व्यक्तिगत हमला है? बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं जो मतलब एजुकेशन मिनिस्टर तो हुए हैं इसमें और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत नहीं, इसमें क्या व्यक्तिगत हमला है? आप आप अगर 9th क्लास पास नहीं किए हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, नीतीश कुमार इंजीनियर है, तो लोग नहीं कह रहे हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति है। उसमें बोध ये आता है कि अगर आपको जाहिल बता रहे हैं शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई लिखाई न कर पाना आपको जाहिल नहीं बनाता है। बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति बहुत समझदार हो सकते हैं, समाज के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं, समाज के नायक हो सकते हैं। मैं क्या बता रहा हूं उसको समझिए। कई बार परिस्थितिवश आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं आपको मिल पाती है, लेकिन अगर आपके माँ और पिताजी दोनों मुख्यमंत्री हैं, आप डीपीएस आरके पुरम में आप पढ़ते हैं और उसके बाद आप 9वीं क्लास पास नहीं कर पाते हैं, तो ये चिंता की बात है। दूसरी बात कि आप मान लीजिए 9th पास नहीं किए क्योंकि आप क्रिकेट खेलना चाहते थे या मूवी में जाना चाहते थे या कुछ दूसरा काम करना चाहते थे। ठीक है भाई, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती है। आप अब पास कर जाते, 10वीं कर जाते। आप अभी लोग करस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करते हैं। बहुत गरीब घर के बच्चे जब जीवन में कुछ बन जाते हैं, फिर से वो आके डिग्री हासिल करते हैं। तो ये शिक्षा के प्रति इस व्यक्ति की नजरिया को दिखाता है कि उसके मन में शिक्षा के लिए कोई सम्मान नहीं है। तो क्या हम चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री या बिहार का लीडर ऐसा व्यक्ति बने जिसके मन में शिक्षा को लेकर कोई सम्मान ही नहीं है। वो व्यक्ति समझता ही नहीं है कि शिक्षा ही वो एकमात्र जरिया है जिससे आप गरीबी से निकलने में आपके बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। मैं उस मानसिकता को बता रहा हूं, फॉर्मल एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है। बिहार में पलायन सच में बहुत बड़ी समस्या है। मैं जब भी किसी भी दूसरे शहर, बड़े शहर में जाते हैं तो आपको बिहारी वहां काम करने वाले मिल जाएंगे। आपका रोड मैप क्या है? आप सिर्फ अमूमन क्या होता है कि हर राज्य में जहां ये समस्या, वो तो कहते हैं कि पलायन रोकेंगे, लेकिन उनसे पूछा जाता है कि पलायन कैसे रोकेगा? बिल्कुल, एकमात्र जनसुराज है जो पिछले 2.5 वर्ष में हमने पलायन को रोकने का पूरा प्लान दिया है। बिहार में पलायन रोकने का जो 2 स्टेप प्लान हम लोग दे रहे हैं, वो पहला कि यहाँ से पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि के पलायन को रोका जाएगा और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका, उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। अब पूंजी का पलायन क्या है ये आप समझ लीजिए। बिहार में जो लोग यहाँ पर पैसा बैंकों में जमा करते हैं,
वो करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया हर साल होता है। उसमें बैड सीडी रेशियो की वजह से या लो सीडी रेशियो की वजह से करीब करीब 2-2.25 लाख करोड़ रुपया बिहार से बाहर बैंक भेज रहे हैं। तो जन स्वराज का पहला स्टेप ये है कि इस बैंकों से होने वाले बैंकों के जरिए होने वाले पूंजी के पलायन को अगर रोक दिया जाए तो बिहार में 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा हर साल निवेश होने लगेगा, जो कि बाहर के उद्योगपतियों का पैसा नहीं है, बिहार के लोगों का पैसा होगा। जब लोगों के हाथ में पूंजी आएगी तो निश्चित तौर पर यहाँ कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और उससे रोजगार बढ़ेगा, बड़ी संख्या में लोग वापस बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा जो हम लोगों ने कहा कि मनरेगा को हम लोग यहाँ कृषि से जोड़ना चाहते हैं, ताकि कृषि आधारित जो मजदूर हैं वो पंजाब और हरियाणा के खेतों में काम करने के बजाय बिहार के खेतों में काम करें। ऐसा नहीं है कि बिहार में खेतों में मजदूरों की कमी नहीं है, यहाँ जो खेती कर रहे हैं वो लोगों के पास मजदूर नहीं है। और मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 40%, क्योंकि इनके पास मनरेगा के अंतर्गत काम कराने के लिए ना पैसा है, ना साधन है, ना व्यवस्था है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हम मनरेगा का पैसा जो हम लोग सरेंडर कर रहे हैं दिल्ली में, उस पैसे को लेकर आएंगे और मनरेगा के तहत किसानों को मनरेगा के मजदूरों को किसानी से जोड़ा जाएगा। और शर्त ये हम कह रहे हैं कि जो आदमी भी अभी धान गेहूं की खेती कर रहा है वो नकदी की अगर खेती करने लगे तो उसको मनरेगा के तहत मजदूर फ्री में मिलेगा। इसका बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि जो कृषि आधारित मजदूर हैं उनको यहीं पे रोजगार मिल जाएगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, मनरेगा में चोरी बंद हो जाएगी, क्योंकि जिस किसान को भी मजदूर मिलेगा उससे वो काम कराएगा। तीसरा, सबसे बड़ा, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि जो 1 बीघे में अगर आप 1 एकड़ में आज आप धान उगा रहे हैं, कल शायद मजदूर उपलब्ध हो तो वहां पर आप लहसुन उगाने लगेंगे या कैश क्रॉप उगाने लगेंगे, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो बिल्कुल पूरा प्लान बता रहे हैं कैसे बैंकों के जरिए हो रहे पूंजी के पलायन को रोककर श्रम का पलायन रोका जाएगा। दूसरा बता रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़कर कृषि आधारित मजदूरों का पलायन रोका जाएगा। और तीसरा कि यहां घर घर इंटरेस्ट सबवेंशन की जो स्कीम लाकर हम लोग महिलाओं के हाथ में पूंजी देना चाहते हैं, ताकि घर घर में रोजी रोजगार हो सके। हम लोग ये कह रहे हैं कि 4% सालाना ब्याज पर यहां पर लोगों को कर्ज दिया जाए, ताकि लोग अपने अपने घर में छोटा मोटा रोजी रोजगार कर सके। उससे भी पलायन को रोकने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ये 3 स्टेप, जो 5 बात जन स्वराज कह रहा है उसमें 4 बात सिर्फ पलायन को रोकने के लिए कह रहा है। पहली बात पूंजी के पलायन को रोकने की बात, दूसरी बात मनरेगा को कृषि से जोड़ने का, और तीसरा कि घर घर में सरकारी गारंटी पर लोगों को कैपिटल मुहैया कराया जाए ताकि लोग रोजी रोजगार कर सके, ताकि उनको बाहर न जाना पड़े। सबसे बड़ी समस्या आपका जो मुद्दा है वो पलायन और शिक्षा और पलायन, बस 2 ही बात कर रहे हैं। जन स्वराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। ये जो पूरा हम लोग का प्रोग्राम है इसमें 2 ही बात मुख्यतः कही गई है, शिक्षा और रोजगार। असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार भी लड़ेगी उनकी पार्टी। उनको भी बी टीम कहा जाता है भाजपा की, और कहा यह जाता है कि वो मुसलमानों का वोट काट रहे हैं। ठीक इस चुनाव में ये दोनों शब्द आपके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या ये दोनों बी टीम भविष्य में मिलकर कोई अपनी टीम बनाएगी? कोई नहीं कह रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ राजद के वो नेता कह रहे हैं जो घबराए हुए हैं, जो मैंने आपको बात पहली कही, जो ये देख पा रहे हैं कि उनके लालटेन से तेल निकल रहा है। मुस्लिम पहली बार 30-35 सालों में पहली बार बिहार में मुसलमान अपने लिए एक नया विकल्प, बेहतर विकल्प देख रहा है। और उस घबराहट में राजद वाले बोल रहे हैं, ये कोई मुसलमान नहीं बोल रहा है, ये राजद के नेता बोल रहे हैं। अब वो विकल्प आप हैं और आपकी पार्टी, आप देखिएगा, सामने दिखेगा आपको। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये दोनों टीम जो है MIM, असदुद्दीन ओवैसी और आप मिलकर के भविष्य में कभी गठजोड़? मैंने आप पहले कहा हुआ है कि जन स्वराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा। न 2025 में गठबंधन, न चुनाव से पहले गठबंधन, न चुनाव के बाद गठबंधन। मैंने यहां तक कह दिया कि 2029 में भी जन स्वराज 243 सीट पर ही चुनाव लड़ेगा। तो कहीं किसी तरह का प्री पोस्ट गठबंधन का सवाल नहीं है। जनता आशीर्वाद देगी तो बिहार के सुधार के लिए जो हम लोग करना चाहते हैं वो करेंगे। नहीं आशीर्वाद देगी, बाहर बैठेंगे, संघर्ष जारी रखेंगे। राजनीति हम लोग के लिए MLA बनना, MP बनना और उससे ठेकेदारी और पैसा कमाने का जरिया नहीं है। राजनीति हम लोग के लिए बिहार के समाज को सुधारना, लोगों को जगाना, समझाना और उनको सही रास्ते पर लाना है, ताकि बिहार में शिक्षा हो, यहाँ पर रोजगार हो और बिहार भी अन्य राज्यों की तरह तरक्की के रास्ते पर आए। ये हम लोग के लिए राजनीति है। आप मोदी जी को भी लेकर करके जो काम में वो एक्सपर्ट है उसकी प्रशंसा हमेशा करते हैं, राहुल गांधी की भी तारीफ करते हैं, आपके ये चुनाव हार करके
उतनी मजबूती से फिर खड़ा हो जाता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगले 10 साल में आप भविष्य क्या देख रहे हैं देश का? प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? क्या मोदी कंटिन्यू देखिए, रहेंगे या अमित शाह? पहली बात समझिए आप। आपने जो कहा किसकी तारीफ करते हैं, लालू जी की तारीफ करते हैं, मोदी की तारीफ करते हैं। आप मुझे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मेरे बाबूजी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि जब व्यक्ति किसी से आप मिलते हैं, तो सामान्य लोगों का नजरिया होता है कि इस व्यक्ति में क्या कमी है। आप उस व्यक्ति में ये देखिए कि इसमें अच्छी बात क्या है। तो मेरे जीवन का एक ये फिलॉसफी रहा है, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि मैं जब किसी से मिलता हूँ या किसी के साथ काम करता हूँ, तो उसकी कमियों को छोड़कर मैं ये देखता हूं कि इस व्यक्ति में क्या अच्छी बात है कि ये व्यक्ति जीवन में कुछ कर पाया है। उसी नजरिए से जब मैं राहुल गांधी की बात करूं या मोदी की बात करूं या लालू जी की बात करूं, मैं ये देखता हूं कि उनमें अच्छा क्या है। मैं आलोचक नहीं हूं, सिर्फ आलोचना करना मेरा काम नहीं। मैं ये देखता हूं कि इनमें अच्छा क्या है, इसलिए उनके बारे में अच्छा बताता हूं। जो चीज उनके बारे में मुझे अच्छी लगती है उसके बारे में अच्छा बताता हूं, जो कमी लगती है वो कमी भी बताता हूं। आपने कहा 10 साल में कौन बनेगा, मेरे पास ऐसा कोई क्रिस्टल बॉल नहीं कि मैं बता दूं कि 10 साल में कौन बनेगा। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर भाजपा का जो नेतृत्व है वो समय के साथ साथ और हार्डलाइनर होता हुआ आपको दिखेगा। व्यक्ति कौन बनेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जैसे वाजपेयी के बाद आडवाणी जी बने, आडवाणी जी के बाद मोदी जी बने, तो मोदी जी के बाद जो भी बनेगा वो मोदी जी से ज्यादा हिंदू हार्डलाइनर होगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो क्या वो चेहरा योगी हैं? अब ये मैं नहीं जानता भाई, मैं कैसे जानूंगा? मैं वो ट्रेंड, लीडरशिप के ट्रेट्स बता सकता हूं, ट्रेट्स का ट्रेंड बता सकता हूं, मैं व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता हूं। राहुल गांधी का भविष्य कैसे देख रहे हैं? हम कौन है राहुल गांधी का भविष्य देखने वाले? राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर है और कैसे इस बार लोकसभा का जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके आधार पर ये मैं कह सकता हूं कि आने वाले फोर्सेबल फ्यूचर में कांग्रेस का नेतृत्व, उसकी कमान, उसका कंट्रोल राहुल गांधी के हाथ में रहेगा और राहुल गांधी ही कांग्रेस के नेता बिल्कुल बने रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आप ये भी कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन सवाल ये है कि लोगों में जो भरोसा जाग रहा है वो यकीनन आपको देख करके जाग रहा है, चाहे आप इस बात से जितना इनकार करें। आपके पास इतना अनुभव है, आप इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर जनता को ये कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, किसी और को सीएम बनाएंगे? जनता को आपने खुद ही कहा कि जो भरोसा है वो मेरे पे आप कह रहे हैं, वो मेरे पर नहीं है। जो मैं बात कह रहा हूं जनता को वो बात पर भरोसा है, जो मैं कर रहा हूं उस पर भरोसा है। तो जो मैं कर रहा हूं उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा वो अपने आप जनता उसको मान लेगी, उसकी चिंता आप ना करें। अच्छा, आपके फंडिंग को लेकर करके जदयू ने आपकी पार्टी पे आप पे हमला किया और कहा कि फंडिंग जो है नहीं देखो यार, ऐसे मैं सवाल सुन चुका हूं, ये 2.5 साल से बेवकूफी वाली बात करने वाले लोग हैं। मैं पिछले 2.5 बरस से इस सवाल का जवाब देता रहा हूं कि जन स्वराज को पैसा कौन देता है? जन स्वराज को पैसा वो लोग देते हैं जो पिछले 10 वर्ष में जिनको हमने मदद की है या जिन्होंने हमारे काम को देखा है, जो हमारी क्षमता को समझते हैं या मेरे कार्य शैली से प्रभावित हैं। ऐसे लोग जन स्वराज की ओर से जो प्रयास बिहार में हो रहा है उसके लिए मदद कर रहे हैं। पैसा सरस्वती से आता है, बुद्धि से आता है। हम बालू माफिया हैं नहीं, शराब माफिया हैं नहीं, एमएलए मंत्री हैं नहीं, सरकारी नौकरी करते नहीं हैं, कोई ठेकेदारी कोई बता नहीं सकता है कि मैं करता हूं। जदयू वाले क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, आप जरा जाके जदयू वालों से पूछ लो कि तुम तो भैया बिहार के बाहर तुम्हारी कोई वजूद नहीं है, तुम्हारी पार्टी कैसे चलती है, तुम्हें पैसा कौन देता है? जिस गरीब बिहार में आप सरकार चलाते हैं, लोगों का लूट कर जो पैसा कमाते हैं उससे राजनीति कर रहे हैं, वो लोग हमारे पर क्या उंगली उठाएंगे? आप बिहार घूम रहे हैं, कोई आदमी अगर ये बता दे, कहने वाला मेरा बड़ा से बड़ा विरोधी भी, कि प्रशांत किशोर पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो कि हमने किसी का 1 रुपया लिया हो, कोई नहीं कह सकता है। ये क्या बोलेंगे? ये भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार से राजनीति करने वाले लोग, ये सब क्या बात करेंगे हमसे पैसे की? आप कल भी कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लिख करके दे देते हैं नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। लाइए आपको भी लिख के देते हैं। पूरा सवाल मेरा सुनिए सर, आप लिख करके देते हैं कि आप नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे अगर एनडीए की सरकार बनी। ये अगर शब्द के बाद अगर किसी सरकार की बात आ रही है तो वो एनडीए की आ रही है। आप जबरदस्ती, आप जबरदस्ती का मेरे आंसर को तोड़ मरोड़ रहे। हमने ये कहा कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा कि भाई एनडीए अगर हारी तब तो नहीं बनेंगे, लेकिन अगर मान लो एक बार को आर्गुमेंट से के लिए एनडीए की जीत हो भी गई
तो भी भाजपा वाले नीतीश को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्लियर बात है। इसमें एनडीए के जीतने हारने का प्रेडिक्शन कहां है? हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसके लिए आपको कोई सर्वे करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई सेफोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है, विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली अगर आप देख लें कि एनडीए हार रही है तो नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, और एनडीए अगर जीत भी जाए तो भी भाजपा का बनेगा, दोनों सिनेरियो में नहीं बनेंगे, बात खत्म हो गई। और एनडीए अगर क्योंकि मैं जब कह रहा हूं कि नीतीश नहीं बनेंगे तो आप कह रहे हैं आप कैसे जानते हैं कि नहीं बनेंगे? अरे भाई इसलिए जानते हैं कि चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, दोनों ही हालत में इनको नहीं बनना है, बात खत्म। तो लॉजिक है। एनडीए की सरकार नहीं बनी तो प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी। फिर मैं कह रहा हूं कि जो बात मैं कहता हूं वही कहता हूं जिसके विषय में मुझे जानकारी है। मुझे ये बात बिल्कुल आज स्पष्ट है कि बिहार में बदलाव की बयार है, लोग बदलाव चाहते हैं। दूसरी बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार नए अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बिहार में कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा। तीसरी बात, कौन बनेगा इसका निर्णय अगले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में चुनाव होना है, आप देखिएगा, जिसको जनता चुनेगी वो बनेगा। लेकिन नीतीश कुमार नहीं बनेंगे और बिहार में नई सरकार बनेगी, नया बदलाव बिल्कुल स्पष्ट है, बदलाव होना है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। और आपको अगर बहुमत मिलता है और आपके पार्टी के लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर को सीएम बनना चाहिए, पहले मेरे भाई, अभी तो आप कह रहे हैं कि हाँ आपकी पार्टी की कोई ताकत नहीं है, अभी आप मुझे बहुमत दिलाने लगे, तो मेरे भाई पहले आप चुनाव हो जाने दीजिए। मैंने आपको फिर कहा, राजनीति मेरे लिए एमएलए बनना, मंत्री बनना, बनकर पैसे कमाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा एक और एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार में नई व्यवस्था कायम हो, बिहार भी अन्य राज्यों की तरह तरक्की के रास्ते पर आए, बिहार में शिक्षा हो, पलायन रुके, और उसी उद्देश्य से मैं अपने जीवन का जो भी मेरा ताकत है वो मैंने सब लगाया हुआ है। निर्णय जनता को करना है, जो भी निर्णय जनता करेगी। मैं अपने बात पर कायम हूं, चाहे 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, मैं बिहार को सुधारने के अपने इस प्रयास को मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। इसके ईमानदारी और शुद्धता में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और मैंने एक बार भी नहीं कहा आपसे कि आपकी ताकत कम है या आपकी पार्टी कमजोर है, मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, ठीक है, आप कह सकते हैं भाई, आप देखिए, टीका टिप्पणी करने वाले जो पत्रकार हैं, एनालिस्ट हैं, सब कोई भी व्यक्ति कह सकता है, इसमें कोई मतलब बुरा मानने वाली मेरे लिए बात नहीं है। मैं तो जब अकेले यहाँ आया था और अकेले चलना शुरू किया था, तब तो मेरे साथ 10 लोग भी नहीं थे। लोगों ने कहा बिहार में क्या कर लेंगे, भाग जाएंगे। आज तो आप आके कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो अपने आप में दिखा रहा है कि आप और समाज इसको कैसे देख रहा है।